नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। पिछले व्याख्यान में हम साम्यवादी खेमे के विघटन पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानेंगे कि साम्यवादी खेमे के विघटन के क्या कारण थे। तो शुरू करते हैं बच्चों। साम्यवादी खेमे का विघटन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। साम्यवादी खेमे का विघटन क्यों हुआ, ये स्वयं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न की व्याख्या हम दो आधारों पर कर सकते हैं। पहला, संगठनात्मक और वैचारिक आधार। दूसरा, नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन। पहले शुरू करते हैं हम संगठनात्मक और वैचारिक आधार से। संगठनात्मक और वैचारिक आधार को समझने के लिए मार्क्सवादी विचार को समझना आवश्यक है। मार्क्सवादी विचारधारा, जिसे सर्वप्रथम सोवियत संघ में क्रियान्वित किया गया, उसके अंतर्गत मानव के अधिकार तो पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन यह विचारधारा मानव के भौतिक पक्ष पर अधिक बल देती है। आवश्यकता इस बात की होती है कि दोनों में संतुलित संबंध हो या दोनों पक्ष संतुलित हों। इसके अभाव में सैद्धांतिक विकृतियां आ जाने की संभावना हो जाती है। लेनिन की मृत्यु के बाद जब सोवियत संघ की सत्ता स्टालिन ने संभाली, उस समय मार्क्सवादी विचारधारा को जिस तरह लागू किया गया, उसमें ही साम्यवादी रूस के विघटन के बीज निहित थे। स्टालिन ने जिस प्रकार की नीतियों का प्रतिपादन किया, उससे समाज में नियंत्रित अनुशासन और आर्थिक औद्योगिक प्रगति तो हुई, लेकिन दूसरी ओर जनता घुटन भरी जिंदगी जीने को विवश हो गई। संपूर्ण मानव जीवन पर दल का वर्चस्व होने के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं कायम नहीं रह सकी। मजदूरों की तानाशाही के स्थान पर व्यक्तिगत तानाशाही की स्थापना हो गई। परिणाम स्वरूप दल का जनाधार नहीं रहा, वरन दल ने नौकरशाही का रूप ले लिया। साम्यवादी दल जनता से दूर होता गया तथा उसका प्रतिनिधि स्वरूप मात्र दिखावा रह गया। महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन व्यक्तियों ने अपने पद का प्रयोग स्वयं की समृद्धि के लिए किया, अर्थात शासन में भ्रष्टाचार पनपा। साम्यवादी दल के नेता के रूप में जब ख्रुश्चेव आए तो उन्होंने स्टालिनवाद का खंडन किया, लेकिन वे अपनी बात को अधिक प्रभावकारी ढंग से नहीं रख पाए। इसके बाद ब्रेजनेव राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सैनिक दृष्टि से सोवियत संघ को अमेरिका के समांतर रखने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। परिणाम ये हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में यथास्थिति का जन्म हुआ। इस प्रकार ब्रेजनेव के काल में जनता पर दोहरा दबाव पड़ा। परिणाम स्वरूप जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। यद्यपि साम्यवादी दल के नियंत्रण के कारण यह प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया। इसके बाद साम्यवादी दल के नेता के रूप में गोर्बाचेव आए तो उन्होंने सोवियत संघ के नेता के रूप में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह अनुभव किया कि यदि राज्य को दल के अधिनायकवाद से निकालकर उसे प्रजातांत्रिक स्वरूप दे दिया जाए तो स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके लिए उन्होंने दो बातें कही। पहला, ग्लासनोस्ट अर्थात खुलापन या प्रतिबंधों को हटाना। दूसरा, पेरेस्ट्रोइका यानी ढांचे का पुनर्निर्माण। इसके साथ ही इन सभी नेताओं के काल में सोवियत संघ में नस्लवाद पनपा। सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। रूस में जो रूसी थे वे अपना आधिपत्य अन्य जातियों पर, विशेषकर केंद्रीय एशिया की जातियों पर जमाने लगे। जैसे ही गोर्बाचेव के काल में प्रजातंत्र को कुछ बढ़ावा मिला, ये देश सोवियत संघ से अलग होना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें रूसी नस्ल का आधिपत्य स्वीकार नहीं था। ये तो हुआ बच्चों पहला आधार, जिसको हमने नाम दिया संगठनात्मक और वैचारिक आधार। अब चलते हैं दूसरे आधार की ओर, नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन। जहाँ तक नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन का प्रश्न था, ऐसा करने में भी रूस असमर्थ रहा, क्योंकि जब विचारधाराओं में विरोध आते हैं तो नीतियों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। सोवियत संघ की आंतरिक और बाह्य नीतियों का विरोधाभास सोवियत संघ के विघटन के रूप में उभरा। सोवियत संघ की बाह्य नीतियों का रूप, जहां सैनिक संगठनों का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष,
जनमुक्ति आंदोलनों को मदद देने का था, वहीं सोवियत में व्यक्ति की भूमिका को नकारा जा रहा था। साम्यवादी देशों के प्रति भी सोवियत संघ की नीति उदार नहीं थी। सोवियत संघ के प्रति वहाँ भी असंतोष प्रतिबिंबित हो रहा था। यद्यपि फासीवाद के विरुद्ध इन देशों ने सोवियत संघ का साथ दिया था और सोवियत संघ इन देशों की लगातार मदद करता आ रहा था, फिर भी इनका जनाधार व्यापक नहीं था। इनका शासन सोवियत संघ की मदद से कायम था। सोवियत संघ में अस्थिरता के परिणामस्वरूप इन देशों में दूसरे दलों का शासन उभरने लगा। 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से सोवियत व्यवस्था और भी अधिक कमज़ोर हुई। सबसे पहले 1988 में हंगरी में क्रांति हुई तथा हंगरी को गणराज्य घोषित कर दिया गया। हंगरी ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पश्चिमी देशों से सहायता मांगना आरंभ कर दिया। जून 1989 में पोलैंड के चुनाव में साम्यवादी दल की पराजय हुई। पूर्व सोवियत संघ ने पोलैंड में हस्तक्षेप करने के स्थान पर वहाँ के साम्यवादी नेताओं से यह आग्रह किया कि वे नई सरकार को अपना समर्थन प्रदान करें। 1 अप्रैल 1991 को वार्सा संधि को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। बर्लिन की दीवार को नवंबर 1989 में तोड़ दिया गया तथा सोवियत संघ ने संयुक्त जर्मन राज्य के निर्माण का विरोध नहीं किया। इसके बाद बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया में भी लोकतांत्रिक गैर साम्यवादी सरकारों की स्थापना हो गई। गोर्बाचेव ने शांतिवादी नीतियों को अपनाते हुए न केवल अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटाईं, बल्कि चीन की सीमाओं पर सोवियत संघ की सेनाओं में भी कमी कर दी। यही नहीं, उन्होंने परमाणु अस्त्रों में कमी लाने का भी प्रयास किया। गोर्बाचेव ने पश्चिम के साथ भी सहयोग की नीति अपनाई तथा खाड़ी संकट में अमेरिका का सहयोग किया। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की समाप्ति के बाद सोवियत संघ भी अधिक समय तक संगठित नहीं रह पाया। गोर्बाचेव यह नहीं समझ पाए कि वो किस संस्था को रूस में सुधार के लिए आगे लाएं। रूसी गणराज्य से बोरिस येल्त्सिन ने चुनाव जीता। उन्होंने केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहले बाल्टिक स्टेट्स अलग हुए, जिसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया सबसे पहले अलग होने वाले राज्यों में थे। उसके बाद उज्बेकिस्तान, अज़रबैजान, तजाकिस्तान भी अलग अलग हो गए। 1991 दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने भी सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। क्रांति के पश्चात स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन किया गया। क्रांति के पश्चात येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के विघटन का तत्कालिक कारण बना राष्ट्रीयता और संप्रभुता की इच्छा का उभरना। रूस और बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। तो इस प्रकार बच्चों, साम्यवादी खेमे के विघटन के कई कारण थे। पहला, मानव की स्वतंत्रता और सम्मान तथा उसके भौतिक पक्ष में संतुलन का अभाव। दूसरा, सोवियत संघ में एक दल का अन्य संस्थाओं पर गहरा अंकुश। तीसरा, व्यक्तिगत तानाशाही की स्थापना। चौथा, साम्यवादी दल का जनाधार न रहना। पांचवा, भ्रष्टाचार। छठा, सत्ता का केंद्रीकरण। सातवां, नस्लवाद। आठवां, पतन की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था। नवां, नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन में विसंगति। 10वां, राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावनाओं का उभरना। तो बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं साम्यवादी खेमे के विघटन के अन्य पक्षों पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।